आदित्य जी की सम्मति से आरंभ करते हैं। वसुदेव कुतं देवं वंश देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो जगत गुरु का स्मरण करते हुए जगत गुरु का ही एक बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों ने इतनी जल्दी कुछ अद्भुत होते देखा है। इसी मंच पर आदित्य जी, आपको याद होगा कि हमने कतर पर ऐसे ही वार्ता की थी और हमारे सैनिक जो है ससम्मान आ गए थे वापस। इसी मंच पर हमने स्वामी रामदेव जी के लिए वार्ता की थी और उसके बाद से जो जस्टिस महोदय थे उनके विचार में ही परिवर्तन हो गया, मस्तिष्क में ही परिवर्तन हो गया। और इसी मंच से हमने मालदीव के लिए कहा था, जो मोइज़ू बहुत विक्षिप्त हो गया था। और आज आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हर 2-4 दिन पर मोइज़ू स्वयं या उसका कोई न कोई शिष्टमंडल भारत आता है और कटोरी में कुछ लेकर जाता है। तो ये हमारी वार्ताओं का परिणाम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारा भी गिलहरी प्रयास रहा है इसमें। तो कनाडा पर भी हमने वार्ता की है और ये अद्भुत है, चमत्कार से कम नहीं है कि भारत से जूझने वाला व्यक्ति, भारत से भिड़ने वाला व्यक्ति, उसका पराभव इतनी शीघ्रता से होगा, वो हमारे लिए भी अकल्पनीय है। लेकिन आज वह व्यक्ति संसार में कहीं का नहीं रहा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और जिन लोगों पर वो नृत्य कर रहा था, जिनके आधार पर, उन्हीं लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसका आधार था खालिस्तानी। विडंबना देखिए कि न तो उसको खालिस्तान पता था, न उसको सिख पता था, और हिंदू धर्म क्या होता और भारत कौन सा देश है ये तो बिल्कुल ही उसको पता नहीं था। उसको कनाडा का पप्पू कहा जाता है और कारण उसका यह है कि उसका भी बाप प्रधानमंत्री था, जो लगभग 14-15 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा, और इस व्यक्ति का राजनीति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। निशान जी, उनके बाप का पता उनकी माँ ने बताया है। ये बात सही है, ये बात सही है। उनकी माँ ने बताया है। हाँ, अपने वाले पप्पू पर भी लागू है। हाँ लागू है। तो इसने कहीं कुछ दिन पढ़ाया था और फिर इसको भ्रम हो गया कि ये देखने में बहुत सुंदर है तो ये सिनेमा में एक्टिंग करेगा। तो वहां भी जाके इसने अपना भाग्य आजमाया, कुछ विशेष बात बनी नहीं। फिर राजनीति जो है संयोगिक है और इसको बाप के कारण राजनीति में आ गया और ऐसा कुछ संयोग बना कि एक बार जीत भी गया। दूसरी बार की जीत में बहुत लोगों का समर्थन लेना पड़ा। लेकिन आप देखिए ईश्वर की कैसी कृपा होती है कि इसने अपनी संसद में भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी, और जिन आरोपों के विषय में थोड़े ही समय बाद इसके पुलिस विभाग ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं। इससे यह समझ में आता है कि इस व्यक्ति को राजनीति की समझ नहीं है, कूटनीति की समझ नहीं है, शासन किसको कहते हैं उसकी समझ नहीं है, और फिर भी वो गाल बजाता रहा। अब आगे क्या हुआ कि हमारे गृह मंत्री पर आरोप लगाया गया सीधा। यह तो सारी सीमाएं लांघ गया था और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो वाला हिसाब था। और हमारे यहाँ तो बड़ी दीर्घ परंपरा है देव दानव सुर असुर संग्राम की। तो मैं मानता हूं कि यह भी एक तरह से असुर या आसुरी शक्ति बन गया था, दानवी शक्ति बन गया था, और उसमें ये कूद पड़ा। अब हुआ यह कि अब आप आइए दूसरी तरह से इसको देखते हैं कि कनाडा अपने आप को विकसित देशों का जो समूह है उसका सदस्य मानता है, और उसका आधार होता है ओईसीडी का मेंबर होना। जो भी देश ओईसीडी का मेंबर हो जाए, ये माना जाता है कि इसका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, प्रति व्यक्ति आय, और यह एक संपन्न राष्ट्र है। दूसरा जो मामला होता है वो होता है कि ये गोरों का देश है। गोरों के देश से अभिप्राय ये होता है कि गोरों ने शेष विश्व पर शासन किया है। तो ये शासक और शासित के बीच का
अंतर हो जाता है। तो उसने संभवतः भ्रमवश ये सोचा कि भारत के विषय में कुछ बोल जाएगा, भारत के विरुद्ध कुछ कह जाएगा, तो संभवतः भारत वही है जो 1950 का होगा, 40 का होगा, 60 का होगा, और वो उसका कोई प्रतिकार ऐसा नहीं आएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब से एम्बेसी आदि की संस्थाएं बनी हैं, पासपोर्ट, वीजा, इन चीजों का कारोबार शुरू हुआ है, क्योंकि ये सब किया धरा भी यूरोप वालों का ही है। क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैं फ्रांस पे वार्ता कर रहा था, तो भारत में इतने राजा थे, इतने राज्य थे, कभी एक राज्य ने यह नहीं सोचा कि दूसरे राज्य का नागरिक यदि आता है तो क्या उसको अपनी सीमा पर रोक लेना चाहिए। तो ऐसा कोई विचार हमारे समाज में, हमारे देश में कभी पनपा ही नहीं। लेकिन यूरोप वालों को ये वीजा, पासपोर्ट का रोक क्यों लगा, यह भी एक शोध का विषय है। और इतने छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने में बांध लेना, क्योंकि उनको अभ्यास ही नहीं था किसी विराट और विशाल देश की कल्पना करना। तो हुआ यह कि भारत का जो उत्तर था, या प्रत्युत्तर कहिए, वो बहुत आक्रामक था, जिसकी कल्पना ट्रूडो ने नहीं की थी, कनाडा की सरकार ने नहीं की थी, संभवतः और किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। भारत ने वो किया जो विश्व में कभी हुआ नहीं था। एक साथ 44 अधिकारियों को कनाडा का जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उससे निकाल बाहर किया गया, देश निकाला दिया गया उसको, और भारत ने स्वयं अपने अधिकारियों को कनाडा से वापस ले लिया, वीजा का सिस्टम बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारत FATF में कनाडा की शिकायत कर दी। FATF वो संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें आपकी संलिप्तता होती है धन देने में आतंकवादियों को। तो वो चीज पाकिस्तान के साथ हो चुकी है। तो एक प्रकार से भारत ने संदेश दिया कि भारत की दृष्टि में कनाडा की जो हैसियत है वो पाकिस्तान के बराबर है। और उसके बाद से भारत जितना सख्त हुआ, जितने कठोर कदम उठाए, उसके बाद वो रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। अब इसका एक आर्थिक पक्ष है, और जिसका बहुत बड़ा प्रभाव ट्रूडो के त्यागपत्र से संबंधित है। वो क्या है? भारत की जो लड़के हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, वो हजारों की संख्या में कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो यदि मान लीजिए वो 25-30 हजार जाते हैं या वहां हैं अभी, तो आप उसमें गुणा कर सकते हैं 1-2 करोड़ रुपए से, क्योंकि एक जो बैचलर डिग्री होती है उसमें न्यूनतम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक खर्च होता है। तो बहुत बड़ी धनराशि भारत से जा रही थी कनाडा में, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलता था, सहायता मिलती थी, वहां के शिक्षकों को वेतन जाता था, अन्य भी काम होते थे। तो भारत ने उस पर एक प्रकार से जाने वाले छात्रों को हतोत्साहित किया, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे लीवर हैं जिनसे वो काम कर सकता है। जैसे जो छात्र भारत से बाहर जाते हैं वो भारत के बैंक से ही ऋण लेते हैं। तो यदि भारत सरकार उसको मना कर दे या ये कह दे कि कनाडा के लिए ऋण नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इससे कनाडा को बहुत बड़ी हानि हुई। दूसरा, द्विपक्षीय निवेश भी चल रहा था दोनों देशों के बीच में। तो कनाडा का जो निवेश भारत में आ रहा था उस पर भी एक प्रकार से रोक लग गई, भारत से जो निवेश जा रहा था उस पर भी रोक लग गई। उसके बाद द्विपक्षीय व्यापार जो था, वैसे व्यापार बहुत अधिक नहीं था, लेकिन चूंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, तो उसमें जो भी सहायता भारत से हो रही थी वो उसके लिए बड़ी सहायता थी। ऐसे गाढ़े वक्त में भारत से उसने जो शत्रुता मोल ले ली, उसके बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करते करते उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई। और यही कारण है कि कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक महिला है, जिसने अभी से करीब 15-20 दिन पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। और उसने यह कहते त्यागपत्र दिया कि कनाडा की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, इससे उबरना कठिन है, और संभवतः उनका इशारा ये था कि वर्तमान नेतृत्व में तो ये संभव ही नहीं है कि इससे उबर जाए। यह परिस्थिति चल ही रही थी कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, और जब ट्रूडो ट्रंप से मिलने गया
तो उसको गवर्नर ऑफ कनाडा करके संबोधित किया। और जब ट्रूडो ने कहा कि 25% टैरिफ आप मत लगाइए, बहुत ज्यादा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था दयनीय हो जाएगी, तब ट्रंप ने कहा कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए, क्योंकि यदि हम आपको फंड करते हैं, हम आपको धन देते हैं, आपके यहाँ के लोगों की चिंता करते हैं, तो आप हमारा राज्य हैं, क्योंकि हम तो अपने राज्यों की चिंता करते हैं। तो ये कह दिया। और उसके बाद जो बॉर्डर है कनाडा और अमेरिका के बीच में, वो पोरस नहीं है बल्कि खुला हुआ बॉर्डर है, क्योंकि ये नाफ्टा के मेंबर हैं। तो उसमें जो इलीगल इमिग्रेशन है, बाहर के लोग हैं अवैध रूप से जो घुस जाते हैं, वो बड़ी संख्या में घुसने लगे। और कनाडा जो है खुला हुआ देश है। यहाँ एक मैं गंभीर विषय भी रखना चाहता हूँ अपने दर्शकों के सामने, वो यह है कि आज संसार की बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो ये गोरों के देश हैं, इन्होंने अच्छा बनने के लिए, जैसे होता है ना कि वो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो इन्होंने तो घोर अत्याचार संसार में किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा। उस शिगुफा का नाम है असाइलम हम देते हैं, अर्थात हम शरण देते हैं लोगों को, शरणार्थियों को शरण देते हैं। यह एक बनाया और उसका कारण सिर्फ यही था कि इनको अपराध बोध बहुत था, अनेक युद्धों के कारण। उसमें जर्मनी भी आया, अन्य देश भी आए, और फिर यूनाइटेड नेशन के तहत इन्होंने एक घोषणा की, उसमें एग्रीमेंट कर दिया कि हमारे देश में यदि कोई शरणार्थी आता है तो उसको ये सारे अधिकार मिलेंगे और हम ऐसे उनका स्वागत करेंगे। इसमें कनाडा जो है एक कदम और आगे बढ़ गया। उसका ये था कि भाई जो भी आ जाए हमारे यहाँ, हम उसको अपने पास रखेंगे। तो हाल में ये हुआ है कि शरणार्थी इतने अधिक आ गए कनाडा में, और उनके लिए भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब सरकार का दायित्व हो गया, सरकार देने लगी। अब परिणाम यह हुआ कि जो आय कर देने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का इधर जाने लगा। उससे भी अर्थव्यवस्था इनकी डावाडोल होने लगी। ट्रंप ने यह विषय भी उठाया। तो कुल मिलाकर के समस्याएं इतनी अधिक हो गई कि ट्रूडो को लग गया कि वो संभवतः अब कुछ दिन भी नहीं चला सकता है अपने देश को, अपनी सरकार को। इस बीच में 20 एमपी ने लिख कर दे दिया कि हम समर्थन वापस लेते हैं। तो ट्रूडो के पास कोई विकल्प नहीं बचा और ट्रूडो को अपने त्यागपत्र की घोषणा करनी पड़ी। अब जो ट्रूडो की पार्टी है, उस पार्टी को तय करना है कि बचे हुए समय में, क्योंकि वहां चुनाव 2025 में ही होना है, तो 25 में जब चुनाव होना है तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो काम अब लिबरल पार्टी को, जो पार्टी है ट्रूडो की, उसको करना है। लेकिन इतना तो पता चल गया कि ट्रूडो का जो राजनैतिक जीवन है वो लगभग समाप्त हो गया। एक वहां का पप्पू समझिए उभरा था, लेकिन उसका बहुत ही बुरी तरह पराभव हो गया और उसका करियर भी समाप्त हो गया। अब इसमें जो आकलन करने वाली बात है भारत के संदर्भ में, वो विचारणीय है। वो यह है कि हमारे विदेश मंत्री 5 दिन के दौरे पर अमेरिका में थे। क्यों थे ये किसी को विशेष रूप से पता नहीं है, क्योंकि 5 दिन का समय भारत जैसे विराट देश के विदेश मंत्री के लिए बहुत लंबा समय है। और जबकि ट्रंप ने अभी शपथ ली भी नहीं है, ऐसी स्थिति में विदेश मंत्री क्यों गए होंगे? तो कुछ जो आकलन करता है, जो कुछ अपना मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाते हैं, उनका मानना है कि ट्रूडो का इस्तीफा उसी समय हुआ जब हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में थे। तो इसका अर्थ है कि उनका भी इसमें कुछ न कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका रही होगी, कुछ योगदान रहा होगा। तो ट्रूडो को तोड़ देने में भारत की महती भूमिका रही है, बल्कि मैं तो कहूंगा निर्णायक भूमिका रही है। अब इसके क्या क्या संदेश हैं वो हमें जानने चाहिए। पहला संदेश है कि अब विश्व को यह संदेश जा चुका कि भारत से शत्रुता मोल लेना बहुत ही दुष्कर कार्य है, और यदि कोई शत्रुता मोल लेगा तो उसकी दुर्गति सुनिश्चित है।
मैंने कई देशों के नाम लिए हैं जिनके साथ भारत के साथ ऐसा हुआ और क्या परिणाम हुआ आपके सामने है। एक देश तुर्की है। तुर्की की भी आर्थिक बदहाली की कहानी सब लोग जानते हैं। उसकी मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा है, होता जा रहा है। मुद्रास्फीति जो वहाँ इन्फ्लेशन है, रेट बहुत ऊपर है, और वो लगातार पाकिस्तान का समर्थक और कश्मीर में भारत का विरोधी रहा। लेकिन क्या हुआ वो हमारी आंख के सामने है। आज वो बहुत बड़ा भारत भक्त देश है और उसको ब्रिक्स में शामिल करने के लिए भी भारत ने अनुशंसा की और वो आज भारत का मित्र देश बन गया है। तो पहला संदेश तो यह है कि भारत से शत्रुता मोल लेकर के कोई देश संसार में सुखी नहीं रह सकता, उसको झेलना पड़ेगा। इसी क्रम में चीन भी है। अब मैं ऐसा नहीं संदेश देना चाह रहा हूं कि ये कोई छोटा देश होता है उसी के साथ ऐसा होता, नहीं, चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। चीन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और इतनी बुरी हार स्वीकार करनी पड़ी कि वो सब उसने किया जो उसने अपने कम्युनिस्ट का जो शासनकाल है उसमें कभी नहीं किया। हर काम उसको करना पड़ा जो उसको भारत ने कहा कि यहां से पीछे हटो, वहां से पीछे हटो, सब कुछ उसने किया और उस दिन से वो भारत के साथ सहयोग कर रहा है। तो पहला संदेश तो यह है। दूसरा जो संदेश है वो यह है कि क्या कनाडा जैसे छोटे देश होने चाहिए इस धरती पर, क्योंकि ये संकट हर छोटे देश के साथ होगा कि उसकी शासन व्यवस्था कमजोर होगी, वो डावाडोल होगा और उसके बगल में कोई बड़ा देश होगा तो वो उसको ऐसा ही कहेगा कि हमारा 51वां राज्य बन जाओ। कुल जो जनसंख्या है कनाडा की वो मात्र 4 करोड़ है। यदि भारत के मानचित्र पर आप दृष्टि डालें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जो उत्तर भारत में है, वहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये महाराष्ट्र, ये सारे के सारे राज्य 4 करोड़ से अधिक है। अकेला उत्तर प्रदेश तो 25-26 करोड़ का राज्य है। तो इतना छोटा सा देश क्यों होगा धरती पर? क्या उसके पास इतनी सैन्य क्षमता है कि अपनी सुरक्षा कर ले? क्या उसके पास इतनी आर्थिक क्षमता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रह सके? तो यह जो कमजोर देश बनाने की परंपरा आरंभ की गोरों ने विशेषकर, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महाभारत में उल्लेख है कि राष्ट्र को विशाल होना चाहिए, उसके पास सैन्य क्षमता होनी चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित रख सके, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, इसके लिए भी विशालता बहुत आवश्यक है। कनाडा की जो भूमि है उसका अधिकांश कहिए हिमाच्छादित रहता है, बर्फ रहती है, और उसको 2-4 कंपनी थी इंग्लैंड की और बाद में फ्रांस की, जो कंपनी वहां पर एक प्रकार से रह रही थी और उसके कुछ लोग रह रहे थे, वहां से कुछ माइंस मिनरल का कारोबार कर रहे थे। बहुत कम लोग थे, दलदली क्षेत्र था, कुछ विशेष होता नहीं था। लेकिन जब बाद में थोड़ी जनसंख्या बढ़ी और वहां के स्थानीय लोगों को इतनी निर्ममता से लोगों ने मारा गोरों ने, कि मैंने कहीं ये कथा भी सुनाई थी, जो जब मैं इंग्लैंड में पढ़ता था तो हमारी जो शिक्षिका थी कनाडा की थी, जॉना, वो रोती भी थी और कहानी सुनाती थी कि कनाडा में जब भूमि पर अधिग्रहण करना होता था तो गोरे अपनी बस्ती में जब चेचक हो जाता था तो वो वाला कंबल वहां के स्थानीय लोगों की बस्ती में रात में डाल आते थे अंधेरे में। फिर वहां के स्थानीय लोग चेचक की बीमारी से ग्रसित होते थे, उसका कोई उपचार नहीं जानते थे और सब के सब मर जाते थे, फिर उस भूमि पर ये अधिकार कर लेते थे। तो ये जो वहां के स्थानीय लोगों को इन्होंने निर्दयता पूर्वक मारा है, उनकी आहें कहीं न कहीं कभी न कभी तो निकलेंगी। और इसमें अमेरिका भी कोई भिन्न देश नहीं है। अमेरिका भी उसी तरह का कृत्रिम बनावटी देश है जो पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन कनाडा तो और भी बहुत छोटा है, नन्हा सा देश है जनसंख्या के हिसाब से, भले क्षेत्रफल में बहुत आपको दिखता हो। तो क्या ऐसे देश अब संसार में चल पाएंगे? क्या उनका चल पाना संभव है? यह दूसरा संदेश है ट्रूडो के इस प्रकरण से, क्योंकि आप थोड़े से सिख हैं वहां पे, खालिस्तानी हैं उनमें से, उन पर आपकी सरकार आश्रित हो जाती है। यदि आपको दायां बायां करते हैं तो आपकी सरकार गिर जाती है। ये कैसी सरकार है, कैसा देश है? अंतिम बात यह है कि कनाडा से भारत का संबंध सदा से ही कहिए कि विषम रहा है,
क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं उनका एक प्रकार से आश्रय स्थल रहा है कनाडा। कनिष्क नामक हवाई जहाज को गिराने में वहां के खालिस्तानियों का हाथ था, और उस समय ट्रूडो का बाप वहां का प्रधानमंत्री था। और ये संयोग देखिए कि उस व्यक्ति ने भारत की सहायता नहीं की। इस दुर्घटना की जांच में, दोषियों को दंड दिलाने में उस व्यक्ति ने भारत का साथ नहीं दिया। और आज वो खालिस्तानियों के लिए वो समर्थक बन गया उसका। और वो खालिस्तानी, अरे जो भारत माता के नहीं हुए, जो भारत माता के विरुद्ध चले गए, वो कनाडा से उनका क्या संपर्क होगा, क्या उनके प्रति सहानुभूति होगी, या क्या उसका उनके प्रति निष्ठा होगी, जिसकी निष्ठा कोई है ही नहीं। तो यह भी मैं मानता हूं तीसरा संदेश है कि इसी झटके में जो खालिस्तानी आतंकवाद था उसको भी बहुत करारी चोट पड़ी है। और थोड़े बहुत जो उसके लोग बिखरे हुए अमेरिका में हैं, संभवतः 20 जनवरी के बाद उनकी भी धरपकड़ हो जाएगी, और फिर इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा संसार भर में कि कहीं ये कोई कुकृत्य कर पाए। तो भारत जो है स्पष्ट रूप से विजयी होके निकला है, और उसने ये दिखा दिया है कि चाहे कितनी भी दूरी हो भारत से, लेकिन वह कनाडा को तोड़ सकता है। क्योंकि अब क्या होगा, अब चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा तो उसको भारत से संबंध सुधारने की का उस पर दायित्व होगा। और ये सुधारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत तो परीक्षा लेगा। भारत देखेगा कि क्या क्या कनाडा कर रहा है, किसके साथ उसका क्या व्यवहार है। तो मुझे लगता है ये जो घाव हुआ है इसको भरने में बहुत लंबा समय लगेगा। कनाडा की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में बहुत सारा समय लगेगा। और इसमें अमेरिका का रुख क्या रहता है, ट्रंप का रुख क्या रहता है, ये तो एक अलग का विषय है। तो आरंभ के लिए, विषय प्रवेश के लिए मुझे लगता है मैंने कुछ अधिक ही कह दिया। तो अब जो है मंच पर जो है सादर आमंत्रित हैं